हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेटे के इंतज़ार में माँ का आंगन। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। गाड़ी सरपट अपनी गति से भागी जा रही थी। रजनी गाड़ी की खिड़की के पास बैठे बस बाहर का नज़ारा देख रही थी और उसके बगल में बैठी थी उसकी 2 साल की बेटी गुनगुन। कितना अच्छा लग रहा था बाहर के नज़ारे देखना, चलते जाना। मन में खुशी और उत्साह अलग ही था। आखिर यह खुशी और उत्साह क्यों ना हो। रजनी जा रही थी अपनी माँ के घर, अपने मायके। तभी उसके बैग में रखा फ़ोन की घंटी बजी। उसने बैग खोलकर अपना फ़ोन निकाली और देखी तो मुस्कुरा पड़ी। माँ के बारे में सोच रही थी, घर के बारे में सोच रही थी और माँ का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाकर बोली, हेलो। तो उधर से एक प्यारा सा शहद घोलता आवाज़ उसके कानों से टकराया। हाँ, कहाँ तक पहुँची? रजनी मुस्कुरा कर बोली, बस माँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी। रजनी की माँ दीपा जी बोली, और बेटी कैसी है, मेरी गुनगुन कैसी है? तो रजनी बोली कि बहुत अच्छी है, बस बैठी हुई है। दीपा जी बोली, ठीक है, आ जाओ, इंतज़ार कर रही हूँ। रजनी बोली, मैं पहुंचती हूँ। रजनी की माँ दीपा जी फ़ोन रख दी। कल से लेकर आज तक दीपा जी का यह चौथा फ़ोन था। एक सुबह जब रजनी से बात हुआ और रजनी ने अपनी माँ दीपा जी को बताई कि माँ, मैं घर आ रही हूँ, दीपा जी तो बहुत ही खुश हो गई। और एक शाम को जब दीपा जी ने फिर से रजनी को फ़ोन की कि ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा सामान समेटना का झंझट नहीं पालना, सब कुछ है यहाँ पर, घर पर पहनने के चप्पल से लेकर घर में पहनने वाले कपड़े तक लेकर नहीं आना, बस बाहर में पहनने के लिए 1-2 कपड़े ले लेना, बच्चों के कपड़े ले लेना और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सब कुछ है यहाँ पर, बस आराम से आ जाना। और फिर आज सुबह सुबह फ़ोन की, पूछी अच्छे से तैयार हो गई ना, चिंता नहीं करना, सब कुछ है यहाँ पर। और अभी की कहाँ तक पहुँची? ऐसा लग रहा था जितना खुशी से घड़ी के एक एक सुई बढ़ते देख रही थी दीपा जी कि उनकी बेटी कब घर पहुँचेगी, वैसे ही रजनी घड़ी की सुइयाँ देख रही थी अपना घर पहुँचने के लिए। खैर, 1 घंटे बाद रजनी की गाड़ी उसके माँ के घर के बाहर में जाकर रुकी। 10 सेकंड बाद उसकी माँ दीपा जी घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। अपनी नातिन गुनगुन को गोद में लेकर पुचकारी, अपनी बेटी को प्यार से देखी और मुस्कुराई। रजनी अपनी माँ के पैर छुए और फिर घर के अंदर आई। रजनी जी इस 1 घंटे में ना जाने कितनी बार घर से बाहर के द्वार पर खड़ा हो बाहर रास्ता देख जाती। 1 घंटा भी उन्हें कितना लंबा लग रहा था। 1 घंटा में भी वह कितनी बार घर के बाहर के रास्ते नाप चुकी थी। रजनी आई तो रजनी जी की भाभी ने से पानी ला कर दिया। रजनी ने उन्हें प्रणाम किया, पानी पिया और सुस्ताने लगी। इतना देर से बस इंतजार करने वाली दीपा जी एक शब्द नहीं बोल रही थी। उनके मन में एक सुकून था कि हाँ, उसकी बेटी उसके पास ही है। जब बेटी थोड़े अच्छे से बैठकर सांस भर ली तब अपनी माँ दीपा जी को देखी। रजनी बोली, क्या हुआ माँ, ऐसे क्या देख रही है? दीपा जी कही, कितनी दुबली हो गई है? तो रजनी ने हंसते हुए कही, माँ, मैं मोटी कब थी, हमेशा तो ऐसी ही थी। दीपा जी बोली, नहीं, थोड़ी सी दुबली तो हो ही गई है। कद काठी तो तेरी अच्छी थी, अभी बहुत ज़्यादा दुबली लग रही है। अब आप भर भर के मुझे खिलाना, मैं फिर से मोटी हो जाऊंगी, मुझे मोटी करके फिर यहाँ से भेजना। दीपा जी बोली, बिल्कुल, खाकर यहाँ पर अच्छे से मोटा होना, फिर जाना। दोनों हंस पड़े। 1-2 दिन गुनगुन को वहाँ के नए वातावरण के अनुकूल होने में समय लगा। गुनगुन अपने मामा मामी नानी से जब हिल मिल गई तो अब वह उनके पास रहने लगी, अपनी माँ को छोड़ने लगी। बेटी आराम से सुकून से एक एक नवेले का स्वाद ले लेकर खाए, यही दीपा जी की सोच होती थी। जब रजनी खाती तो दीपा जी वहाँ पर उसके पास ही बैठी रहती और कहती, अरे इतना खाया या नहीं लिया, इसका स्वाद अलग ही है, तेरी भाभी बहुत टेस्टी बनाती है। अरे यह तेरा फेवरेट है, इसको तुमने खाया ही नहीं, तुझे कितना पसंद था ना पहले। अरे हलवा तो खा, इसमें बहुत सारे घी डाला है। अरे यह खीर तो खा, इसमें ढेर सारी मेवे डाले हैं। यह मेरे हाथ की बनी है, मैंने खुद बनाई है, तुझे मेरे हाथ की सब्जी बहुत पसंद है ना। ऐसे कह कह कर वो अपनी बेटी को उसके पेट भरने के बाद भी एक रोटी और खाना खिला ही देती। रजनी अपना पेट पकड़ पकड़ के और हंस हंस के कहती, माँ, मेरा पेट फट जाएगा, माँ, मेरा पेट फट जाएगा। दीपा जी बोलती, तुम लोग क्या बच्चे जैसे खाना खाती हो कि चुगती हो? तेरे से ज़्यादा अच्छा तो हमारी गुनगुन खा लेती है। ऐसे करके उसकी टंग टंग ऐसे करके वह दीपा जी खाना खिलाती। अब हर रोज़ का नियम था कि जब भी रजनी खाती, दीपा जी गुनगुन को अपने पास रखती या अपनी बहू को दे देती या उसे खेलने में थोड़ा बिजी कर देती, जिससे रजनी आराम से सुकून से खा पाए। 5 दिन बाद दीपा जी के घर के बगल के घर में शादी थी, वहाँ पर उनको जाना था। जब शाम को सब तैयार होने लगे तो रजनी ने थोड़े हल्के कलर के कपड़े पहनी। दीपा जी उसे देख कर बोली, ऐसे क्यों कपड़े पहन रही हो? तो रजनी ने बोली, माँ, अब बच्चों के साथ में क्या ऐसे भारी भारी कपड़े पहनना, थोड़ा आरामदायक कपड़े पहन लूँ, और मुझे वहाँ कौन देखने वाला है।
दीपा जी कही, अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो सजने संवरने का दिन है, अभी नहीं सजेगी तो कब सजेगी। अभी कहती है कि बच्चे छोटे हैं इसलिए ढंग के कपड़े पहन नहीं पाती, थोड़ी बच्ची बड़ी होगी तो कहेगी उसका स्कूल का टाइम, आने जाने का, उसका खाना पीना में मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि खुद पर ध्यान नहीं दे पाती। जब और बच्ची बड़ी होगी तो कहोगी अब बच्चे के सजने संवरने का टाइम है, अब बेटियों के सजने संवरने के टाइम पर मैं खुद का क्या लीपा पोती करूं। माँ अब शर्म आती है, इसलिए बेटा अभी तेरी कोई उम्र नहीं हुई है, अच्छे से पहन ओढ़, हल्के रंग तो बुढ़ापा में पहनता रहना, अभी तो रंग है जीवन में ढेर सारे अच्छे अच्छे चमकीले रंग पहनने का। अपनी माँ की बातें सुनकर रजनी फिर से अच्छे चटक गहरे कलर के कपड़े निकाल कर पहन लेती है। अच्छे से तैयार होती है तो दीपा जी अपने हाथ फैलाकर अपनी बेटी की पलैया लेती है और काजल का टीका लगाती है, नज़र न लगे मेरी बच्ची को, और फिर वह लोग शादी में जाते हैं। रात के समय पर खाना खाने के बाद जब सो जाते, बेटा बहू अपने कमरे में चले जाते तो रजनी और दीपा जी दोनों पास में लेट जाते या बैठकर फिर बातें करती। दीपा जी पूछती, और मेरे दामाद जी कैसे हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं कि नहीं, तुम्हारी सास जी कैसी है, उसका तो ध्यान रखती है कि नहीं। बेटा सबका ध्यान रखना, घर परिवार जोड़कर चलना, और उससे भी बड़ी तू अपनी सेहत का ध्यान रखना। अगर तू अच्छी नहीं रहेगी तो तेरे बच्चे को कौन रखेगा, बच्चे को कौन देखेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा मजबूत तुम ही बन के रहना है अपने बच्चों के लिए। जैसे हजारों बातें उन लोगों बात करते, ऐसा लगता जैसे पता नहीं कौन सा बातों का खान था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। खैर रजनी को रहते रहते जब 15 दिन निकल गए और रजनी का वापस अपने ससुराल जाने का समय आया तो दीपा जी एक दिन पहले से मन थोड़ा भारी होने लगा। अगले दिन मेरी बेटी वापस जाने वाली है। रात को आकर एक दो बार उसके कमरे का दरवाज़ा खोल खोलकर अपनी बेटी को झांक लेती, अपनी नातिन गुनगुन को झांक लेती। ऐसा लगता जैसे वह सारी याद या बेटी या अपनी नातिन का तस्वीर अपनी आंखों में बसाना चाहती है। दूसरा दिन जब रजनी तैयार होकर घर से अपने ससुराल के लिए विदा होने लगी तो दीपा जी का मन भारी हो गया। वह रो तो नहीं रही थी लेकिन चेहरे से बहुत ही उदास लग रही थी, पैर बहुत बोझिल हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बेटी को विदा ही नहीं करना चाहती हो। खैर जब बेटी गाड़ी में आकर बैठ गई और गाड़ी वहाँ से जब निकल गई तब रजनी गाड़ी से ही पीछे पलट कर देखी। दीपा जी वहाँ पर खड़ी रही जब तक उसकी गाड़ी उसकी माँ की आंखों से ओझल नहीं हो गया। यह तो हर बार का कहानी था। बहुत दिन हो जाते तो दीपा जी रजनी से पूछती, कब आ रही है, कितने दिन हो गए तुझे देखा नहीं, अब मन बहुत कर रहा है कि तुझे देखूं, गुनगुन को देखूं, आजा। जब रजनी आने का समय बताती तो वह ससुराल से निकलने तक उसे हर बार कॉल करके पूछती, या ले लेना या लेकर नहीं आना, सामान ज़्यादा नहीं लेना, अच्छे से आना, ऐसे कपड़े पहनना, गुनगुन का ध्यान रखना, ऐसा खाने का रख लेना, जैसे हजारों हिदायत देती। और जब रजनी घर पहुंचती तो उसकी खातिरदारी करती और अपना प्यार उड़ेल देती। रजनी जब वापस अपने ससुराल को लौटती थी तो दीपा जी अपने घर के द्वार पर खड़ा होकर अपनी बेटी की गाड़ी को जाते हुए तब तक देखती जब तक वह उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए, जैसे अपनी बेटी को बस अपनी आंखों से ओझल होने तक उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती, या फिर उसके जाने से लेकर उसके फिर आने तक अपने आने का इंतज़ार की घड़ियां फिर से शुरू कर देती। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। रजनी की शादी के 20 साल और निकल गए। गुनगुन बड़ी हो गई। उसके बाद रजनी को एक और बेटा हुआ, वह भी 15 साल का हो गया। 20 साल होने के बाद रजनी को एक दिन खबर आया कि दीपा जी का हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। रजनी तो सुनकर जैसे बदहाल हो गई, भाग के अपने मायके भाग भाग कर आई। यहाँ पर अपनी माँ का अंतिम क्रिया पूरा कर्मकांड पूरा होने के बाद वापस अपने ससुराल आई। अब रजनी के जीवन में जैसे खालीपन सा लगता। अब उसका फ़ोन नहीं बजता था। अब उसे इस बात का इंतज़ार नहीं होता था कि उसकी माँ का फ़ोन आएगा। अब उसे उसके फ़ोन बजने पर एक खुशी का उत्साह का एहसास नहीं होता था, अरे यह फ़ोन मेरी माँ का होगा। खैर माँ के जाने के बाद 6 महीने बाद जब रजनी के भाई भाभी ने रजनी को मायके बुलाया, रजनी जब मायके आई तो भाई भाभी ने उसका बहुत ध्यान रखा। बैठ के सामने खाना खिलाया, हर ख्वाहिश को सर आंखों पे रखना, बोलने से पहले उसके सामने लाकर हाजिर कर देना, सब कुछ था। वही प्यार सम्मान था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। रजनी को कुछ था जो बहुत खटक रहा था, जो उसे बेचैन कर रहा था। क्या वह जानती थी कि उसकी माँ नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कुछ बेचैन कर रही थी। क्या कर रही थी पता नहीं। जब रजनी वहाँ से वापस अपने ससुराल को लौटने लगी
उसने गाड़ी के निकलने के बाद पीछे पलट के देखी तो वहाँ पर भाई भाभी उसे विदा कर वापस घर के अंदर चले गए थे। अब वहाँ पर उसका पीछा करते हुए उसके ओझल होने तक पीछा करने वाली नज़रें वहाँ पर नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि सब कुछ होने के बाद भी अब माँ का आंगन में अब अपनी बेटी के लिए वह इंतज़ार नहीं था, जो रजनी को हमेशा एहसास कराता था कि मेरे मायके में कोई है जो बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा है। अब माँ के आंगन में वह इंतज़ार नहीं था। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।